नमस्कार मित्रों, सोंधी माटी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में वायसराय कर रहे थे और आज अंतिम लेक्चर है वायसराय का। इसके बाद हम लोग कुछ और जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की चीज़ें हैं उनको करेंगे। आज अंतिम लेक्चर है हमारा वायसराय को लेकर के, यानी गवर्नर जनरल को लेकर। प्रायः परीक्षा में मैंने आपसे कहा था प्रश्न पूछे ही जाते हैं और मैं भी खूब गैप ले लेके बनाया, चूँकि समय कम रहा मेरे पास, तो आपको खूब मौका मिला और मुझे लगता है आपने पूरी तैयारी कर ली होगी अपनी। अगर आपसे कोई परीक्षा में प्रश्न गवर्नर जनरल को लेकर पूछे या वायसराय को लेकर पूछे तो आप बहुत आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। यदि अब भी नहीं दे पाएंगे तो फिर किस्मत का ही रोना है आपका, आप रोइएगा अच्छे से, है ना। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज की शुरुआत करते हैं लॉर्ड कर्जन से। लॉर्ड कर्जन भारत में सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय था। अलोकप्रिय क्यों? अलोकप्रिय इसलिए इसके जितने कारनामे थे वो भारत के लिए विध्वंसक थे, भारत के लिए नेगेटिव थे, भारत के पक्ष में नहीं थे। इसने साम्राज्यवाद को मजबूत किया, इसने ब्रिटेन के लिए तो बहुत काम किया लेकिन भारत के लोगों के हित में नहीं था। लेकिन काम बहुत सारे इसने किए। मैंने 8 तो लिख दिया था, मार्क कर दिया था, आगे नहीं मार्क किया, लेकिन इसने हर विंग को छुआ, कृषि को भी छुआ, सेना को भी छुआ, अकाल पर भी आयोग गठित कर दिया, यानी कि शिक्षा को भी छुआ। इसने हर विंग को प्रभावित किया। अब किस तरह से प्रभावित किया वो अपने पक्ष में ले गया। जैसे इसके सामने बहुत सारे अकाल पड़े, तो बहुत सारे अकाल पड़ने का स्वाभाविक है कि इसने अकाल आयोग का गठन किया। अकाल आयोग, लॉर्ड मैकडोनाल्ड उसके अध्यक्ष थे। आपसे सिंपल पूछ लेगा कि अकाल आयोग के सामने किसने गठित किया? लॉर्ड कर्जन ने। कौन अध्यक्ष था? लॉर्ड मैकडोनाल्ड। इसने एक सिंचाई आयोग का गठन किया जिसके अध्यक्ष थे स्कॉट मॉनक्रीफ। इसने पुलिस आयोग गठित किया जो सीआईडी है। आज सीआईडी के विषय में सब लोग सीआईडी कहते हैं, आप भी सीआईडी का डिटेल लीजिएगा। तो सीआईडी में एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में इसने एक पुलिस आयोग का गठन किया, उसी की एक विंग सीआईडी के रूप में उभरकर सामने आती है। इसने शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करवाया। सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में इसने विश्वविद्यालय आयोग गठित किया और इसी के क्रम में जो इसने रिपोर्ट दी सर टॉमस रेले ने, उसी पे 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इसके बाद उसने सहकारिता का प्रारंभ किया। यूं कह लीजिए कि सहकारिता का जनक जो है इसी को कहा जा सकता है। सहकारिता के बाद इसने एक कृषि विभाग भी स्थापित किया था, इसमें नोट नहीं है। प्राचीन स्मारक अधिनियमों का संरक्षण के लिए 1904 में इसने एक और अधिनियम पारित किया। अब आपसे परीक्षा में ऐसे ही पूछ लेगा प्राचीन स्मारक अधिनियम किसके सामने पारित किया गया, तो आपको बताना होगा लॉर्ड कर्जन। यंग हस्बैंड अभियान तिब्बत को भेजा था, नेतृत्व में यंग हस्बैंड के गया था। आपसे पूछा जा सकता है यंग हस्बैंड अभियान कहाँ भेजा गया? तिब्बत, बर्मा, लंका या रसिया? तो आप तिब्बत आंसर हो जाएगा उसका। और तिब्बत को लेकर के था, अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं इतिहास के तो आप इस अभियान के विषय में पढ़िएगा, देखिएगा कि क्या चीज़ इसमें रही थी। सबसे जो खराब काम था वो था इसका बंगाल विभाजन। 1905 में इसने बंगाल का प्रथम विभाजन किया। उस समय भारत में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ रही थी, भारतीय एकजुट हो रहे थे। बहुत सारा मीडिया की वजह से, प्रिंटिंग प्रेस की वजह से, विदेशों से संपर्क के कारण भारत में कहीं न कहीं गरम दल, नरम दल जैसे तमाम ने, कुछ गरम खून के नेता, कुछ नरम दल के नेता, ये सब मिलकर देश को आगे बढ़ाने का एक लड़ाई लड़ रहे थे। उसी दौर में उनको लगा कि ये सबसे ज़्यादा मुखर कहाँ से थे? वो भारत की लड़ाई सबसे ज़्यादा मुखर थे बंगाल से लड़ रहे थे, बंगाल के लोग लड़ रहे थे। बंगाल में ये संयोग था कि बंगाल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी भी शुरुआत करती है आके। बहुत दिनों तक कलकत्ता मुख्यालय था। 1905 में भी जब ये बंगाल विभाजन होता है तो कलकत्ता ही मुख्यालय था। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? मैंने आपको बताया था 1911 में बनी थी। तो बंगाल विभाजन करके इसने हिंदू मुस्लिम एकता को भंग कर दिया। कोशिश इसकी ये थी कि एक मुस्लिम राष्ट्र अलग बना दिया जाए, हिंदू राष्ट्र अलग बना दिया जाए और आपस में इनको लड़ाया जाए, जिससे कि ब्रिटेन को यहाँ शासन करना आसान हो जाए। और ये सफल भी रहा। बहुत दिन तक मुस्लिम बांटो और राज करो, बहुत दिन तक अंग्रेज़ों ने इसका लाभ उठाया और इवन यहाँ तक कि भारत पाकिस्तान को उन्होंने बंटवा कर ही छोड़ा। ये कहीं न कहीं उपनिवेशवादी नीति थी उनकी, ब्रिटेन की नीति थी शासन करने की। तो ये एक जो 1905 में काम हुआ, ये एक बहुत भयंकर भूल भी थी और ये गलत काम हुआ। 1900 में किचनर एक सेनाध्यक्ष बनकर आया था, लॉर्ड किचनर। किचनर से इसका विवाद हो गया।
लॉर्ड कर्जन का। तो किचनर से विवाद के चलते ही इसने बाद में क्या किया, अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। इस प्रकार लॉर्ड कर्जन ने 1899 से 1905 के बीच बहुत सारे काम किए। मैंने इसलिए इस पर बहुत सारी बातें की कि परीक्षा में मानकर चलिए लॉर्ड कर्जन से प्रश्न पूछे ही लेगा वो। अब लॉर्ड मिंटो सेकेंड 1905 से 1910, अब इनके सामने की जो घटनाएं महत्वपूर्ण, एक तो मुस्लिम लीग का गठन होता है। मुस्लिम लीग एक ऐसी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आता है कांग्रेस के विरोध में, या कांग्रेस को जवाब देने के लिए सामने आता है। 1906 में मुस्लिम लीग का ढाका में गठन होता है। आप मुस्लिम लीग की पढ़ाई कीजिएगा, मुस्लिम लीग के विषय में अधिक जानकारी इकट्ठा कीजिएगा। अभी चूँकि हम लोग बहुत मोटे मोटे फैक्ट्स करते हैं अपनी परीक्षाओं के लिए जो सारे विद्यार्थियों को फ़ायदा कराएं, इसलिए इस पर बात कर रहे हैं। 1906 में ही कलकत्ता अधिवेशन होता है कांग्रेस का। कांग्रेस के लोग, जब हम लोग कांग्रेस पढ़ेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके अधिवेशन करेंगे तब ये सब चीज़ें फिर से आएंगी एक बार। कांग्रेस हर वर्ष दिसंबर में प्रायः अधिवेशन करती थी। क्योंकि पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में हुआ था, उस हिसाब से 86, 87 और एक अध्यक्ष चुना जाता था। कुछ प्रस्ताव पास करते थे, उन्हीं पर वर्ष भर पार्टी अपने काम करती रहती थी। ये एक बहुत छोटा, बहुत लोग मजाक भी उड़ाते थे, कहते थे सूक्ष्म लोगों का है, जब कांग्रेस पढ़ेंगे तो आएगा बहुत सारा। तो इन्होंने एक बड़ा काम किया, स्वराज की घोषणा करते हैं पहली बार, और स्वराज का प्रस्ताव पास करते हैं। ये महत्वपूर्ण है इनके सामने, इसलिए लिखा गया। 1907 में सूरत में कांग्रेस में नरम दल और गरम दल, या उदारवादी और अनुदारवादी कह लीजिए, इन लोगों में विभाजन हो गया, नरम दल गरम दल। सूरत में विभाजन होता है कांग्रेस का 1907 में, सूरत अधिवेशन में। 1907 में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन होता है। गठन तो बहुत पहले भी हो चुका था, आलकाट समथिंग नाम था उनका, जिन्होंने 1893 में कहीं किया था भारत में। लेकिन एनी बेसेंट एक महिला है, ये भारत में बहुत काम करती हैं। तिलक के साथ मिलकर, बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर 1916 में फिर बाद में होम रूल लीग भी चलाया देश में। तो एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी का भार संभाला और काम किया। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 में आया। 1909 में इस अधिनियम पर कभी किसी ने कहा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, यानी कि लोगों को लगा कि ये जो बांटो और राज करो की नीति है, उसी का पृथक्कीकरण की जो नीति है हिंदू मुस्लिम को, उसी से जुड़ा हुआ था ये अधिनियम। 1909 में एक घटना और बड़ी होती लंदन में। मदन लाल धींगरा एक क्रांतिकारी हुए। इस समय क्रांति के स्वर भी स्फुटित हो रहे थे, क्रांतिकारी लोग भी अपना काम लगातार कर रहे थे। ये क्रांतिकारी के दो चरण पढ़ेंगे। क्रांतिकारियों को जब हम पढ़ेंगे तो 2 चरण पढ़ेंगे। पहले चरण के एक क्रांतिकारी हैं, दूसरे चरण में भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव, राजभर, ये सब लोग आएंगे, सुखदेव राजगुरु वगैरह। मदन लाल धींगरा ने कर्जन वायली की हत्या कर दी थी लंदन जाकर। ये इसकी महत्वपूर्ण घटना है। फिर लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड 1910 से 1916, इनके सामने क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो 1910 में एडवर्ड की मृत्यु हो जाती है और जॉर्ज V शासक राजा बनते हैं ब्रिटेन में। 1911 में दिल्ली दरबार लगता है। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि बंगाल विभाजन एक बड़ी घटना थी, इसको लेकर के लगातार देश में आंदोलन होने लगे थे। बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाई जाती है 1911 में। 1913 में एक बड़ी घटना घटती है, जब लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाता है। नोबेल पुरस्कार आपको पता होना चाहिए किस बुक के लिए दिया गया था, गीतांजलि के लिए दिया गया था। साहित्य का नोबेल था, भारत में ये पहला नोबेल दिया गया। कभी हम लोग जब चर्चा करेंगे, इतिहास की पहले पढ़ाई हो जाए हम लोगों की, तो हम लोग नोबेल पुरस्कार पर, भारत रत्न पुरस्कार पर, पद्मश्री पुरस्कारों पर एक अलग से शार्ट नोट में टिप्पणियाँ लाएंगे। वो आपकी सामान्य जानकारी भी बढ़ाएंगी और परीक्षा के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेंगे। फिलहाल आप अगर बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो जरूर देखिएगा कि गीतांजलि में आखिर था क्या कि उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। हिंदी अनुवाद उसका उपलब्ध है। अब तो बहुत सारे लोगों को नोबेल दिया जा चुका है। आप एक अपडेट लिस्ट भी बनाइएगा नोबेल की, कब से दिया गया, कैसे दिया गया, ये चीज़ है। 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध छिड़ता है दुनिया में। भारत भी उसमें भाग लेता है, लेकिन भारत केवल कहने को गुलाम भारत भाग लेता है। 1915 में महात्मा गांधी का आगमन एक बड़ी घटना है, क्योंकि इसी के बाद महात्मा गांधी एरा शुरू हो जाएगा, गांधी युग शुरू हो जाएगा। 1919 के बाद फिर कोई भी अगर भारत में छोटी भी घटना होगी तो उसको गांधी प्रभावित करेंगे, या गांधी के द्वारा ही वो घटना की जाएगी। महात्मा गांधी फिर बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, बल्कि यूँ कह लीजिए आंदोलन का नाम ही महात्मा गांधी हो जाएगा।
तो 1915 में महात्मा गांधी आते हैं। 2-4 साल तो देश को घूमते ही रहे थे। उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़िएगा, सत्य के प्रयोग, उसमें भी है बहुत सारी चीज़ें, और आप इनके विषय में तो जितना पढ़ पाइए उतना कम है। बहुत महान विभूति हुए। 1916 में BHU है जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालवीय उसकी स्थापना करते हैं। इसके विषय में भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। फिर अगला गवर्नर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 1916 से 21। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की जाती है, यानी सुशासन मांगते हैं ये लोग। उसको नेतृत्व देते हैं बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है पूना में। अब तक कोई विश्वविद्यालय महिलाओं का नहीं था। DK कर्वे उसके संस्थापक बनते हैं। ध्रुवे क्या नाम था पूरा इनका, केशव कर्वे। 1919 में रौलेट एक्ट पास किया जाता है। रौलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। वो देश में एक बड़ा विरोध उसके खिलाफ होता है, और जलियांवाला बाग का कांड रौलेट एक्ट के ही विरोध में इकट्ठा हुई भीड़ पर, आपको याद होगा अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड, एक नरसंहार होता है 6 अप्रैल 1919, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। वो नरसंहार दुनिया के बड़े नरसंहारों में है। छोटा सा गेट था, हजारों लोग अंदर बंद थे, सैकड़ों लोगों पर गोली चलवा दी गई और तमाम लोगों को मार दिया गया। बाद में उसमें के कुछ अधिकारियों को, अंग्रेज अधिकारियों को यहाँ के उधम सिंह और इन लोगों ने मार भी दिया था। उसका डिटेल आप जलियांवाला का पढ़िएगा। लेकिन घटना किसके सामने, अभी हमारी परीक्षा देखिए, आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप फोकस कहाँ पर हैं। हम लोग कहाँ फोकस हैं इस समय। हम जलियांवाला घटना में इंटरेस्ट नहीं ले रहे इस समय, हम लेंगे समय के साथ। जब हम पढ़ रहे होंगे क्रांतिकारी आंदोलन, तब आएगा जलियांवाला बाग की घटना आखिर कैसे होती है, या असहयोग आंदोलन के साथ हम जोड़ेंगे इसको आकर। अभी हम फोकस है लॉर्ड चेम्सफोर्ड पर। लॉर्ड चेम्सफोर्ड इज़ ए वायसराय ऑफ इंडिया 1916 to 1921। उसके सामने की घटनाएं, जिसमें जलियांवाला भी एक घटना होती है। प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, इसका प्रारंभ लॉर्ड चेम्सफोर्ड के सामने गांधी जी द्वारा कर दिया जाता है। अगले हैं लॉर्ड रीडिंग, 1921 से 26। मोपला विद्रोह बहुत फेमस हुआ, किसानों का था, आदिवासी किसानों का एक विद्रोह। केरल में 1921 में हुआ। विश्व भारती विश्वविद्यालय ने इस साल कार्य करना प्रारंभ किया। 1923 से ICS परीक्षा यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा लंदन के साथ साथ दिल्ली में भी आयोजित की जाने लगी। अब ICS का पूरा डिटेल क्या है आपको फिर पता होना चाहिए सारा। हम लोग कभी आएंगे तब आएंगे, आप लेकिन कुछ भी छोड़िए नहीं इन चीज़ों को। 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र केस होता है। ट्रेन लूटी जाती है लखनऊ से, लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन के पास, और बाद में इन क्रांतिकारियों को फांसी दे दी जाती है। शाहजहांपुर के भी क्रांतिकारी थे इसमें कुछ। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो है आपका, लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 के बीच बनते हैं। इनके सामने साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन यह पता लगाने के लिए भारत आया था कि भारत में स्वशासन की क्या स्थिति है, संवैधानिक सुधार क्या किए जा सकते हैं, इस तरह की बातों के लिए साइमन कमीशन आता है। 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाता है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेहरू रिपोर्ट उसी का परिणाम थी। सर्वदलीय सम्मेलन के बाद नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट में यह बताया गया कि कैसे भारत में स्वशासन चाहिए, कैसे भारत में संवैधानिक सुधार बढ़ाए जा सकते हैं, और उसी के विरोध में जिन्ना ने 14 सूत्री मांग रख दी। और यहीं से कांग्रेस और मुस्लिम लीग की धाराएं बिल्कुल अलग चल पड़ती हैं। यद्यपि मुस्लिम लीग अपने गठन से ही कांग्रेस से विरोध लेके चलती रही प्रायः, लेकिन गांधी जी ने 1919 में खिलाफत आंदोलन को मिला लिया था। लेकिन फिर आते आते आगे जिन्ना की भी कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली गई और 14 सूत्री मांग रखते हैं। रॉयल कमीशन की गठित होती है। ये कृषि संबंधी एक आयोग था। जतिन दास भूख हड़ताल पर बैठ गए थे और भूख हड़ताल शायद 64वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। जतिन दास के बाद एक घटना और लाहौर में 1929 का कांग्रेस अधिवेशन होता है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के तट पर यह सम्मेलन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज्य को लक्ष्य रखा गया और ये कहा गया कि 26 जनवरी को हम पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। वही 26 जनवरी डेट याद रखने के लिए जब हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ तो कहा गया अब 26 जनवरी वाली डेट को क्या किया जाए, तो कहा गया संविधान को लागू करने की डेट बना ली जाए। और संविधान बन तो गया था नवंबर 1949 में, लेकिन उसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 50 को, जिससे 26 जनवरी की जो हमारी ऐतिहासिक तिथि थी जिस दिन पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया था लाहौर में, वो डेट हमारी चलती रही। 26 जनवरी 30 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किसके सामने होती? लॉर्ड इरविन के सामने। गोलमेज सम्मेलन भी इसी के सामने शुरू होता है। पहले
गांधी जी ने बहिष्कार किया था। फिर गांधी इरविन समझौता होता है और गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में जाने को तैयार होते हैं। गोलमेज का मतलब एक गोल गोल मेज, उसके आसपास बैठ करके बात करनी थी। अंग्रेजों से गांधी जी को बराबरी का दर्जा मिला। गोल मेज सम्मेलन इसलिए रखा गया, गांधी जी गए, बराबरी से मिले अंग्रेजों से। बड़ा शानदार भव्य वर्णन किया है कई इतिहासकारों ने इन घटनाओं का, लेकिन बात नहीं बनी और गांधी को बैरंग लौटना पड़ा। फिर लौटकर गांधी आए, फिर से सविनय अवज्ञा पूरा शुरू कर दिया। देखिए लॉर्ड विलिंगटन, इस बीच गवर्नर, इस समय वायसराय बदल गया, लॉर्ड विलिंगटन हो गया 1931 से 36। सेकेंड गोलमेज हुआ, गांधी वापस हो गए और सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू कर दिया गांधी जी ने। उसके विषय में बाद में पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा क्या था, कैसे था। सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड दिया, वही कम्युनल अवार्ड का मतलब ये था कि सीटों में हिंदुओं को भी बांट के रख दिया अंग्रेजों ने कि आपको दलितों को इतनी वोट दी जाएगी, सिखों को इतनी वोट दी जाएगी। गांधी जी ने इसका घोर विरोध किया और आमरण अनशन पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि मैं तब तक नहीं जीवन पानी पीऊँगा जब तक कि ये नहीं वापस लिया जाता। अंग्रेजों को झुकना पड़ा। पूना समझौता होता है, पूना समझौता में गांधी और अंबेडकर का रोल है मुख्यतः, और फिर बाद में सांप्रदायिक निर्णय का वापस लेना पड़ा उनको। तीसरा गोलमेज हुआ इनके सामने, यद्यपि गांधी जी नहीं गए। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना देहरादून में होती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया। 1935 का अधिनियम आता है और आज कमोवेश जो संविधान है आपका, ये 1935 के अधिनियम से बहुत कुछ लेता है। 1935 का अधिनियम उसकी नींव है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। रहमत अली ने पाकिस्तान नामक शब्द का इसी समय आविष्कार, कैम्ब्रिज में पढ़ने वाला विद्यार्थी था ये, इसने पाकिस्तान, इसमें कई राज्यों के नाम लेकर के उसने पाकिस्तान शब्द का आविष्कार किया था। लॉर्ड लिथगो आता है 1936 से 1944। 1936-37 में आम चुनाव हुआ। 35 के आधार पर जो अधिनियम आया था, 36-37 का आम चुनाव हुआ। कहीं कहीं कांग्रेस जीती, कहीं मुस्लिम लीग बहुत कम जगह जीती, ये सब हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग काफ़ी हार गई, ज़्यादा जगह हार गई। मुस्लिम लीग भड़क उठी और मुस्लिम लीग ने पूरे देश में दंगा कर दिया। उसी दंगे का 1939 में उन सरकारों ने वो दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया, और मुस्लिम लीग उसी को क्या मनाती है, मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है। डे आप याद रखिएगा, 22 दिसंबर 1939। महात्मा गांधी 1940 में पवनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 में आया, किसके सामने, लिलिथगो के सामने। मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा इसी समय दिया। लिलिथगो के सामने मुस्लिम लीग ने कहा अंग्रेजों से बांटो और छोड़ो, यानी पहले मेरा देश विभाजित करो और छोड़ दीजिए। 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया, रास बिहारी बोस वगैरह द्वारा किया गया था। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने उसको ज्वाइन कर लिया था। लॉर्ड वेवेल, इसके बाद 1944 से 47, बिल्कुल अंतिम दौर है, भारत आज़ाद होने को है, अंतिम दौर में ये लोग भेजे जा रहे हैं। इन लोगों का काम करना इन लोगों से ज़्यादा टफ हो रहा है, क्योंकि देश छोड़ना है, व्यवस्था भी बनाए रखना है, और लगातार अब भारत के लोग, राष्ट्रवाद की लहर इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि उसको आप रोक नहीं सकते, सेना नहीं रोक सकती। सेना में भी विद्रोह होने लगा था। लॉर्ड वेवेल ने शिमला सम्मेलन बुलाया, सबको बुलाया, लेकिन असफल हो गया। नौसैनिक विद्रोह हो गया इसी के सामने, नौसैनिकों ने विद्रोह कर दिया, नेवी। कैबिनेट मिशन तुरंत आया कि चलो कुछ हल निकाला जाए। अब कैबिनेट मिशन में कौन था, कैसे था, हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। सीधी कार्रवाई दिवस, मुस्लिम लीग ने क्या कहा, सीधी कार्रवाई दिवस कर दिया और हजारों लाखों लोग मारे गए। यानी कि उसने इंतजार नहीं किया मुस्लिम लीग ने किसी बात का, और कहा सीधी अब कुछ नहीं उसने कहा। अब तो बस, या तो देश तो बट नहीं पाया था उस तरह से जिस तरह बटना था, तो मुस्लिम लीग ने इसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव रोल अदा किया। कांग्रेस के लोगों में गांधी जी ने कभी कांग्रेस को उस तरह प्रभावित किया, कांग्रेस पे प्योर गांधी जी कभी नहीं रहे। यद्यपि कांग्रेस के लोग गांधी जी के सिद्धांतों को मानते थे, लेकिन पूरी तरह नहीं। कांग्रेस भी अपना अपना, इस समय हिंदू महासभा भी थी, इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी आ चुका था, ये सब तमाम पार्टियां परिदृश्य में थीं, कम्युनिस्ट पार्टियां भी चल रही थीं, मुस्लिम लीग भी थी। मुस्लिम लीग का उद्देश्य उस समय दूसरे देश को बनाने पर ज़्यादा था। लॉर्ड वेवेल के विषय में कर रहे थे हम लोग। संविधान सभा का गठन हुआ और अंतरिम सरकार बन गई। अंतरिम सरकार के नेहरू उपाध्यक्ष बनाए गए और ये सरकार काम करने लगी जैसे कि एक चुनी हुई सरकार काम करती है। लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया लास्ट में, 1947 में आते हैं ये, 47-48। माउंटबेटन प्लान लेकर आए, इनके उसको कहा गया मन बांटन प्लान भी कहा गया, क्योंकि मन बांट दिए थे इन्होंने। भारत का विभाजन हो गया इनके सामने। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पास किया गया लंदन में, वहाँ से हुआ। सीमा निर्धारण आयोग भी बनाया गया और 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण हो गया। इसीलिए स्वतंत्रता दिवस पाकिस्तान का कब मनाया जाता है, 14 अगस्त को मनाया जाता है।
जब 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ तो एकदम से तुरंत कोई गवर्नर जनरल नहीं बनाया जा सकता था वायसराय, तो अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन है। आज़ादी के समय कौन गवर्नर जनरल था? या वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। और लॉर्ड माउंटबेटन फिर चले गए अपने ब्रिटेन वापस। उसके बाद बनाए गए 48 में सी राजगोपालाचारी। तो अगर कहा जाए भारत में अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो आंसर आएगा सी राजगोपाला चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगर कहा जाए भारत में ब्रिटेन का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो क्वेश्चन आएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगर कहा जाए स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आंसर आएगा लॉर्ड माउंटबेटन। समझ रहे होंगे आप लोग, ये क्लियर रखिएगा। और भारत के अंतिम गवर्नर बने, संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान लागू होते ही हमारे देश में 1951 में प्रथम आम चुनाव होता है और भारी बहुमत से कांग्रेस की जीत होती है इसमें। इस तरह से फिर आगे का 1951 के बाद के एरा को हम बाद में पढ़ेंगे कभी। अब ये वायसराय का चैप्टर हम लोगों का यहीं पे जो ये लिखा रहता है, आपने पिछले 4 लेक्चर मेरे कर लिए, बोर हो गए होंगे सुनते सुनते, बार बार वही फोटो उसी तरह का और उसी तरह मैं आ जाता हूँ आपके सामने। गवर्नर जनरल वायसराय, इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, परीक्षा में आपके लिए इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम लोग अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक अभ्यास करते रहिए। आप लोगों को उज्जवल भविष्य की बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।